हेलो स्टूडेंट्स, देखिए आज का जो लेक्चर है दैट इज़ बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर ऑफ एटम। और स्ट्रक्चर ऑफ एटम में आज का जो लेक्चर है दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आज वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट सेल्स, सब सेल्स, ऑर्बिटल्स एंड क्वांटम नंबर्स। तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसको हम बहुत ही केयरफुली स्टडी करते हैं। तो सबसे पहले आई वुड लाइक टू टेल यू व्हाट इज़ सेल। शेल के बारे में तो आपने पढ़ा ही है, आपने बोहर मॉडल प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ा है। तो बोहर मॉडल में बताया भी था कि न्यूक्लियस के अराउंड जहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स अपने डेफिनेट डिस्क्रीट पाथ में चक्कर लगाते हैं उसी को ही हम सेल बोलते हैं। और इसको हम किससे डिनोट करते हैं? इसको n से डिनोट करके चलते हैं। तो n इज़ इक्वल टू 1 2 3 4 5 एंड अप टू, यानी ये n की वैल्यूज़ हो सकती हैं। 1 का मतलब इट्स फर्स्ट सेल दैट इज़ वेरी नियर टू द न्यूक्लियस। जैसे मैंने स्ट्रक्चर बनाया, हेयर इज़ न्यूक्लियस और दिस इज़ फर्स्ट सेल, दिस इज़ सेकंड सेल एंड थर्ड सेल, इस टाइप से। तो इस सेल का नाम होगा के सेल, एल एम, एंड जो इसके आगे जो आएगी उसका नाम है एन सेल। तो फर्स्ट सेल का नाम हो गया के, दूसरी का एल एम एन, इसी तरह से। वैसे तो 4 से काम चल जाएगा, बट नेक्स्ट अगर देखें तो ओ पी एंड अप टू आगे तक चलता रहेगा। तो एन बेसिकली डिनोट करता है सेल्स को। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ए सेल, किसी भी सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो इज गिवन बाय द फॉर्मूला 2n²। किसी सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ए सेल इज गिवन बाय 2n²। n is number of cells. Let's consider we are going to calculate the number of electrons in third cell. Then तीसरी सेल में अगर इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो we shall write 2, n की वैल्यू 3 पुट कर देंगे और स्क्वायर। अब सबसे पहले 3 का स्क्वायर मीन्स 3 3 = 9 और 2 = 18। तो देयर विल बी 18 इलेक्ट्रॉन्स इन थर्ड सेल। तो अगर मैं इलेक्ट्रॉन्स की बात करूं तो फर्स्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, यहाँ पे 1 पुट करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 रहेगा और 2। इसका मतलब फर्स्ट सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की बात करें तो 2, सेकंड सेल की अगर बात करें तो 8, थर्ड सेल की बात करें तो 18, अभी अभी कैलकुलेट किया। फोर्थ सेल में निकालना हो तो n की वैल्यू को हम 4 पुट कर देते हैं। तो 4 का स्क्वायर 4 4 = 16 प्लस इंटू 2 वाट 32, और इसमें 50 आ जाएगा। तो इस प्रकार से 2, 8, 18, 32, 50 दीज आर द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ए सेल। तो ये मामला था सेल का। अभी क्योंकि जो डिफरेंट सेल्स होती हैं, जैसे मान लीजिए सपोज वी आर कंसिडरिंग द सेल नंबर 3, और तीसरी सेल में देर आर 18 इलेक्ट्रॉन्स। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड यानी m सेल में 18 इलेक्ट्रॉन्स हैं। इन 18 इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी अलग अलग है, यानी सभी की एनर्जी सेम नहीं है। तो डिफरेंट इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन ए सेल मे हैव डिफरेंट एनर्जीज। तो इन एनर्जीज के बेस पे सेल्स को फर्दर डिवाइड किया गया इनटू सब सेल्स। यानी नेक्स्ट जो आपका आता है वो है सब सेल। अगला इसको हम L से डिनोट करके चलते हैं, और मैं लिखता हूँ सेल्स आर डिवाइडेड इनटू सब सेल। सेल्स को किस में डिवाइड किया गया है? सब सेल में डिवाइड किया गया है अकॉर्डिंग टू एनर्जी लेवल्स। इसको हम L से डिनोट करते हैं, और L हैज़ वैल्यू 0 to n-1। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यानी L की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है? 0 से लेकर n-1 तक होती है। जैसे अगर मान लीजिए मेरे पास n की वैल्यू आपके पास ले लिया मैंने 4, n की वैल्यू 4 है, तो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ L? तो L की वैल्यू होगी 0 से लेकर, अब n की वैल्यू 4 है तो 4 - 1, इसका मतलब 0 से 3 तक। 0 1 2 3 दीज आर द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ L। n की वैल्यू 3 होगी तो 0 1 2। अगर n की वैल्यू वी आर हैविंग 5 देन इट विल बी 0 1 2 3 4। अगर यहाँ पे 10 है तो इट विल बी अप टू 9। दीज आर द वैल्यूज ऑफ L। अब अगर L की वैल्यू 0 है तो उस सबसेल का नाम होता है S सबसेल। स्मॉल s लिखते हैं, S सबसेल। अगर 1 होता है तो उसको हम बोलते हैं P सबसेल।
2 हो तो उसको हम बोलते हैं डी सब सेल, और 3 हो तो उसको हम बोलते हैं एफ सब सेल। केमिस्ट्री की जो नेक्स्ट यूनिट्स हैं उनमें दीज टर्म्स विल बी ब्रॉडली यूज्ड। एसपीडीएफ, जब आप केमिस्ट्री पढ़ोगे आगे चलते जाएंगे तो एसपीडीएफ की चर्चा बार बार आएगी कि इस सेल में से इलेक्ट्रॉन चला गया, इस सब सेल में हो गया, ऑर्बिटल में ये हो गया। तो इनका बेसिक फंडा आपको पता होना चाहिए कि एन की वैल्यू जो सेल है उसको सब सेल में डिवाइड किया गया। अगर 4 है तो 0 1 2 3, अगर यहाँ पे 5 होता तो 0 1 2 3 4 तक होता, अगर 4 होता तो एस पी डी एफ, एफ के बाद आगे जी एच आई जे के, इस प्रकार से चलेगा। सो हमारे पास एन और एल की वैल्यू का पता लग गया। अब किसी सेल में कितनी सब सेल होंगी उसको कैलकुलेट करने का बहुत ही सिंपल फंडा है। आप यहाँ देखें कि हेयर आर 4 सेल्स, इट्स 4th सेल बेसिकली, और चौथी सेल में हाउ मेनी सब सेल्स आर देयर, 1 2 3 4, यानी 4th सेल में 4 सब सेल हैं। यहाँ सेल नंबर 5 होती तो यहाँ पे 5 सब सेल होती, 6 में 6 सब सेल होती, यानी नंबर ऑफ सब सेल्स विल बी इक्वल टू n। यानी हम यहाँ पे लिख भी सकते हैं नोट डाल के वी कैन राइट नंबर ऑफ सब सेल, यानी कितनी सब सेल होंगी, दैट विल बी इक्वल टू n, यानी n की जो वैल्यू है उतनी ही सब सेल्स होंगी। तो ये था हमारा सब सेल। वैसे अगर देखना चाहें एस का मतलब, इनका क्या मतलब है, एस मीन्स शार्प होता है, ये शार्प वर्ड से एस लिया गया है, शार्प। पी का मतलब होता है प्रिंसिपल, डी का मतलब डिफ्यूज्ड, और एफ का मतलब फंडामेंटल। इन वर्ड्स से इनको निकाला गया है एस पी डी एफ को। तो सबसेल के बाद नेक्स्ट जो टर्मिनोलॉजी है वी आर गोइंग टू स्टडी वो है ऑर्बिटल। मैं इसको यहाँ पे लिख लेता हूँ, ऑर्बिटल। ऑर्बिटल की चर्चा भी बार बार होती है। ऑर्बिटल क्या है, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इट इज़ डिनोटेड बाय एम, और डेफिनेशन की रही बात तो इट इज़ द 3 डायमेंशनल स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस वेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम। यानी सपोज इट्स न्यूक्लियस, इसके अराउंड कितने इलेक्ट्रॉन मिलने की पॉसिबिलिटीज़ है 3D स्पेस में, यानी अराउंड द न्यूक्लियस कहाँ कहाँ इलेक्ट्रॉन मिलने की पॉसिबिलिटीज़ है, उसी को ही हम क्या बोलते हैं, ऑर्बिटल बोलते हैं। तो डेफिनेशन लिखते हैं, द 3 डायमेंशनल स्पेस, द 3 डायमेंशनल स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस वेयर probability of finding the electron is maximum। यानी ऑर्बिटल क्या है, ऑर्बिटल 3 डायमेंशनल स्पेस होता है अराउंड द न्यूक्लियस जहाँ पे इलेक्ट्रॉन मिलने की पॉसिबिलिटीज मैक्सिमम होती है। ये तो हुई डेफिनेशन। अब m की वैल्यूज़ क्या होंगी, ये बात आपको नोट करनी है। m हैव वैल्यू -l to +l, यानी m की वैल्यूज़ क्या होंगी, -l से +l इंक्लूडिंग ज़ीरो, यानी ज़ीरो को शामिल करके, यानी उसमें ज़ीरो भी आएगी। जैसे अगर मान लीजिए मैं आपको बताऊं कि m की वैल्यूज़ यहाँ पे मैं इसको रब कर सकता हूँ यहाँ से, हाँ, तो यहाँ हमारे पास n की वैल्यू अगर 4 है तो l की वैल्यूज़ हमें पता पड़ गई। यहाँ से हम m निकालते हैं, देखिए यहाँ 0 है तो इसका मतलब इसकी वैल्यू क्या रहेगी, 0। यहाँ 1 है, l की वैल्यू 1 है, तो मैंने कहा -l to +l, तो l की वैल्यू 1 है, इसका मतलब -1 to +1 और 0 भी उसमें शामिल रहेगी, यानी -1 0 और 1। 2 की वैल्यू, अगर l की वैल्यू 2 है तो m की वैल्यूज़ क्या होंगी, -2 -1 0 1 2। 3 के लिए -3 -2 -1 0 1 2 3। These are the possible values of orbitals। तो यहाँ पे how many orbitals are there, ये 0 का मतलब ये नहीं है कि कोई भी ऑर्बिटल नहीं है, इसका मतलब है ये एक ऑर्बिटल को इंडिकेट करता है। दिस इंडिकेट 1 ऑर्बिटल,
और ये कितने ऑर्बिटल्स को इंडिकेट करता है, 1 2 3 ऑर्बिटल्स को इंडिकेट करता है। ये कितनों को करता है, 5 ऑर्बिटल्स को इंडिकेट करता है, एंड इट इंडिकेट्स 7 ऑर्बिटल्स। तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने होंगे, तो इट विल बी इक्वल टू, अगर मैं आपको बताऊं नोट में यू कैन राइट नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इज इक्वल टू 12 + 1। ये लाइन आपको याद रखनी है, ये डायरेक्ट फार्मूला पूछा जा सकता है या इसका एप्लीकेशन आ सकती है कि नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने होंगे, 12 + 1 के बराबर होंगे। मान लीजिए इफ़ L की वैल्यू 3 है तो हाउ मेनी ऑर्बिटल्स विल बी देयर, तो 3 यहाँ पुट करोगे तो इट विल बी 3 2 6 + 1, तो कितना हो गया 7। तो यहाँ पे 3 3 6 और 1 7। बेसिकली सीधी सी बात ये है कि 3 इधर है 3 इधर है, 6 और +1 जो किया है वो 0 के नाम का, तो 12 + 1 विल बी नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, अगर हमें L की वैल्यू प्रोवाइडेड है, L की वैल्यू दे रखी है तो ये था हमारे पास N L M। तो अभी अगर थोड़ा सा हम आगे देखें, ये 3 चीज़ें पढ़ी हमने, सेल, सबसेल और ऑर्बिटल। इसके बाद जो नेक्स्ट आपका आता है, हम इसको क्वांटम नंबर से रिलेट करने की कोशिश करते हैं। इस पूरे सिस्टम को आई एम गोइंग टू रिलेट विद क्वांटम नंबर्स। क्वांटम नंबर्स, क्वांटम नंबर क्या होता है, इट इज ए सेट ऑफ 4 नंबर्स। ये 4 नंबर का सेट होता है, ए सेट ऑफ 4 numbers that give complete information of an electron, यानी किसी इलेक्ट्रॉन की कंप्लीट इंफॉर्मेशन देता है। उस सेट ऑफ 4 नंबर्स को हम क्या बोलते हैं, क्वांटम नंबर्स बोलते हैं। और ये जो 4 क्वांटम नंबर हैं उनके नाम हैं, आपको पता होना चाहिए। द फर्स्ट वन इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, यानी जो नंबर ऑफ सेल्स होते हैं उसको हम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर भी बोल सकते हैं, यानी इसको हम n से डिनोट करते हैं। वही बात मैं कह रहा था कि आई एम ट्राइंग टू रिलेट, जो हमने अभी भी पढ़ा, सेल, सबसेल और ऑर्बिटल। तो जो सेल था उसको हम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बेसिकली बोलते हैं। और वो तो सारी डिटेल्स आपको पता ही है कि n की वैल्यू क्या रहेगी, 1 2 3 4 सब इन्फॉर्मेशन लिखनी होती है इसमें कि कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 2n² से हम इलेक्ट्रॉन्स निकाल सकते हैं। और प्रिंसिपल क्वांटम हमें क्या जानकारी देता है कि इलेक्ट्रॉन कहाँ लाई करता है, उसकी एनर्जी क्या है, इन सभी इन्फॉर्मेशंस को, व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द न्यूक्लियस, ये सारी चीज़ें हैं, सारी इन्फॉर्मेशंस हैं, वो हमें प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से मिलती हैं। दूसरे क्वांटम नंबर का नाम होता है अजीमुथल क्वांटम नंबर, अजीमुथल क्वांटम नंबर, या इसका एक नाम और भी होता है सब्सिडियरी क्वांटम नंबर। अजीमुथल क्वांटम नंबर क्या है, इसको हम L से डिनोट करते हैं, यानी जो सबसेल हमने पढ़ा था पीछे उसी को ही हम क्या बोलते हैं, अजीमुथल क्वांटम नंबर बोलते हैं। और L की वैल्यू तो जो मैंने आपको बताई थी 0 से लेकर n-1 होती है। और मैंने आपको बाकी डिटेल्स भी बताई है कि जैसे n की वैल्यू अगर 4 है तो L की वैल्यू क्या होगी, 0 1 2 3 होगी। उसके बाद SPDF, ऑल दीज आर अजीमुथल क्वांटम नंबर्स। तीसरा एक आता है अपने पास मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। तीसरा आता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। स्पेशियल अरेंजमेंट या जो ओरिएंटेशन होती है, ओरिएंटेशन के बारे में इंफॉर्मेशन देता है कि इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो है वो किस तरफ ओरिएंट हुआ, वो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर हमें जानकारी देता है। इसको हम m से डिनोट करते हैं। वैल्यू क्या होती है इसकी, -L2 + L होती है। ये सब हम पढ़ चुके हैं। और जो फोर्थ है वो है हमारे पास स्पिन क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर, यानी एक ऑर्बिटल, वेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, इसको पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल भी बोल सकते हैं। एन ऑर्बिटल कैन हैव 2 इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम, यानी एक ऑर्बिटल के पास मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं।
एक ऑर्बिटल के पास मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, एक क्लॉकवाइज स्पिन करता है और एक एंटी क्लॉकवाइज स्पिन करता है। तो क्लॉकवाइज स्पिन करता है उसको हम ऐसे दिखा सकते हैं या दूसरे को हम ऐसे दिखा सकते हैं। तो किसी ये क्लॉकवाइज ये एंटी क्लॉकवाइज के लिए एक की वैल्यू होती है +½ और दूसरे की वैल्यू क्या होती है -½ सिर्फ फिक्स वैल्यू होती है +½ एंड -½ दिस इज नॉट हेड फास्ट रूल कि क्लॉकवाइज वाले की +½ होती है, किसी एक की +½ है दूसरे की क्या होगी -½ वैल्यू होती है। तो दिस इज स्पिन क्वांटम नंबर। क्या होता है ये स्पिन क्वांटम नंबर। इसमें एक दो चीजें और मैं बता देता हूं आपको, जैसे एंगुलर मोमेंटम निकालना हो, एंगुलर मोमेंटम निकालना हो तो उसके लिए एक फार्मूला होता है L × L+1 h/2π, ये फार्मूला होता है, डायरेक्ट फार्मूला है, ये बुक से भी आपको मिल जाएगा। तो दीज आर द 4 क्वांटम नंबर्स। अभी अगर एक मैंने अभी भी बताया, एक होता है पोलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, आई कैन इरेज इट। नेक्स्ट इज पोलीज, वेरी इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल, पोलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। ये पोलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या है? एन ऑर्बिटल कैन हैव मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स। An orbital can have maximum 2 electrons having opposite spin। एक ऑर्बिटल जो है उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम हो सकते हैं और उनकी स्पिनिंग क्या रहेगी? ऑपोजिट रहेगी। इसकी सेकंड जो स्टेटमेंट है लो की, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, नो टू इलेक्ट्रॉन्स कैन हैव द सेम सेट ऑफ 4 quantum numbers। 4 quantum numbers। No 2 electrons can have the same set of 4 quantum numbers। यानी कोई भी 2 इलेक्ट्रॉन है, no 2 इलेक्ट्रॉन्स, इसमें हम ये भी कर सकते हैं ऑफ एन एटम, यानी एक एटम है आपके पास, उस एटम के किसी भी 2 इलेक्ट्रॉन, कोई भी 2 इलेक्ट्रॉन उठा लीजिए, कोई भी 2 एनी 2 इलेक्ट्रॉन्स, अगर उनके हम क्वांटम नंबर्स की वैल्यू निकालेंगे तो वो सेट जो कंप्लीट सेट है वो सिमिलर नहीं होगा। अगर 3 वैल्यूज सेम हो गई तो 4th विल बी डेफिनेटली डिफरेंट। यानी कोई भी 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे नहीं है जिनकी वैल्यूज, चारों वैल्यूज की बात कर रहा हूँ मैं, चारों वैल्यूज सेम आ जाए। इसीलिए इसको हम एक्सक्लूजन का मतलब क्या होता है? एक्सक्लूजन का मतलब होता है, आपने देखते हैं टीवी में एक्सक्लूसिव रिपोर्ट, एक्सक्लूजन का मतलब छोड़कर। इसका मतलब ये है कि अगर किसी एटम के अंदर एक इलेक्ट्रॉन की 4 वैल्यूज पता है आपको, तो बाकी जो इलेक्ट्रॉन है उनके लिए वो 4 जो सेट है 4 वैल्यूज का वो एक्सक्लूड हो जाता है, मतलब बाकी इलेक्ट्रॉन्स एटलीस्ट वो सेट नहीं रखेंगे। इसका मतलब यही है पोलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। चलिए देखते हैं, इसको थोड़ा सा और इलाबोरेट करने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए मैंने अभी आपको बताया था कि n की वैल्यू मेरे पास 4 है, L की वैल्यू हो गई 0 1 2 3। 0 के लिए हम S लिखते हैं, 1 के लिए P, 2 के लिए D, 3 के लिए F लिखते हैं। M की वैल्यूज़ की जहाँ तक बात है, इट विल बी 0 -1 0 1 -2 -1 0 1 2 एंड -3 -2 -1 0 1 2 3। दीज आर द वैल्यूज ऑफ M। अभी मैंने क्या लिखा, फर्स्ट स्टेटमेंट की बात करूं तो एक ऑर्बिटल जो है, एन ऑर्बिटल कैन हैव मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स हैविंग ऑपोजिट स्पिन, यानी मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रख सकता है। तो दिस इज 1 ऑर्बिटल। और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर मैं यहां पे लिखूं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो एक ऑर्बिटल है तो एक ऑर्बिटल के लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। यहाँ पे आपके पास 1 2 3 ऑर्बिटल हैं। एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो तीनों पास पास ऑर्बिटल लिखे हुए होते हैं, इन सभी की एनर्जी सेम होती है और इनको हम डीजनरेट ऑर्बिटल बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको? डीजनरेट। तो 3 डीजनरेट ऑर्बिटल, 5 डीजनरेट ऑर्बिटल, 7 डीजनरेट ऑर्बिटल। तो ये 3 ऑर्बिटल हैं डिफरेंट। एक ऑर्बिटल के पास मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, तो 3 के पास कितने हो गए? 6। यहाँ पे 5 है तो कितने? 10। और 7 हैं तो 7 के लिए 14 इलेक्ट्रॉन्स विल बी
देयर। अगर आप टोटल निकालेंगे तो इन सभी का जो सम आएगा दैट विल बी 32। और वैसे भी आपको पता है कि फोर्थ सेल में अगर मैं निकालना चाहूँ तो 2n² लगा के तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मेरे पास 32 ही आएंगे। यानी मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि मेरे पास एक सेल है, सेल नंबर 4, और उसमें 32 इलेक्ट्रॉन्स आर देयर। उन 32 इलेक्ट्रॉन्स को मैंने अलग अलग जगह पे डिवाइड किया है। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, मान लीजिए एक स्कूल है, उस स्कूल में देयर आर 5 क्लासेस, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, 5 क्लासेस आर देयर। उन 5 क्लासेस में मान लीजिए टोटल पूछें किसी से कोई हाउ मेनी टोटल स्टूडेंट्स आर देयर इन द स्कूल, तो मान लीजिए आपने कहा कि 60 स्टूडेंट्स आर देयर इन द स्कूल, 1 to 5 के स्कूल में 60 स्टूडेंट्स आर देयर। अभी अगर फर्स्ट के बच्चे कितने हैं, सेकंड के कितने हैं, थर्ड के कितने हैं, फोर्थ के कितने, अलग अलग लेंगे तो उन सभी का जोड़ भी 60 आएगा। टोटल गर्ल्स ले ली, बॉयज़ अलग कर लिए, उनका भी जोड़ क्या आएगा, 60 आएगा। हम कैटेगरी वाइज करते हैं, उसका भी जोड़ 60 आएगा। हम रिलीजन वाइज करते हैं सभी को, उन सभी का जोड़ भी 60 आएगा। यानी कहने का मतलब ये है कि 32 इलेक्ट्रॉन थे फोर्थ सेल के, उन 32 इलेक्ट्रॉन्स को मैंने डिवाइड किया है कि किस सेल में, किस सब सेल में, किस ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन है। लेकिन है तो इलेक्ट्रॉन 32 ही, तो इन सब का जोड़ कितना आ गया, 32। वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू टेल यू कि S में 2 इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब S² होता है S2। P में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6, तो P6 लिखते हैं, ये कॉन्फ़िगरेशन में काम आएगा। यहाँ पे D में देयर आर 10 इलेक्ट्रॉन्स, तो इसको हम D10 बोलेंगे। यहाँ पे F में 14 इलेक्ट्रॉन्स आर देयर, इसको हम क्या बोलेंगे, F14। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट, S2 P6 D10 और F14। यहाँ से अगर मान लीजिए स्पिनिंग की बात करें, हम स्पिन क्वांटम नंबर, मेरे पास एक क्वांटम नंबर, दूसरा, तीसरा, 3 क्वांटम नंबर हो गए। चौथे की अगर मैं बात करूं, स्पिन क्वांटम नंबर को हम S से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं, S से डिनोट करते हैं। तो S से डिनोट करेंगे तो यहाँ पे जो 0 है, क्योंकि एक ऑर्बिटल है, एक ऑर्बिटल के पास 2 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 इलेक्ट्रॉन की वैल्यू एक की होगी +½ दूसरे क्या होगी -½ ये S की वैल्यूज आ गई हमारे पास। इसी तरह से यहाँ पे 3 है तो +½ -½ इसके लिए भी +½ -½ इसके लिए भी +½ -½ तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन्स को हम स्पिनिंग निकाल सकते हैं। तो ये क्या था हमारा पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। इस लेक्चर में अभी तक हमने क्या पढ़ा, अभी तक ही हमने ये पढ़ा कि सेल क्या होती है, सब सेल क्या होती है, ऑर्बिटल क्या होता है, क्वांटम नंबर्स क्या होते हैं, और हमने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉ भी स्टडी किया है जिसका नाम था पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। अभी हम नेक्स्ट पढ़ते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। नेक्स्ट इज अबाउज प्रिंसिपल। above principle you can write next is above principle। इसका मतलब होता है कि ऑर्बिटल्स आर फिल्ड अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एनर्जी, यानी ऑर्बिटल्स को एनर्जी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में हम पुट करते हैं। लिख देता हूं मैं, ऑर्बिटल्स आर फिल्ड अकॉर्डिंग टू increasing order of their energy। ऑर्बिटल्स को एनर्जी के इंक्रीजिंग ऑर्डर के हिसाब से रखते हैं, यानी जिसकी एनर्जी कम है उसको हम पहले रखेंगे, जिसकी एनर्जी ज़्यादा है उसको हम बाद में रखेंगे। एंड दिस इज फॉर मल्टी इलेक्ट्रॉन, ध्यान देना ये चीज़ मल्टी इलेक्ट्रॉन के लिए है, मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम के लिए है। यानी कहने का मतलब ये है कि जिसमें एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनके लिए होता है ये। अगर मान लीजिए एक इलेक्ट्रॉन की अगर मैं बात करूं तो एक इलेक्ट्रॉन में सिर्फ हम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को ही कंसीडर करके चलते हैं। यानी कैसे करके चलते हैं, जैसे मान लिया एक इलेक्ट्रॉन की मैं बात कर रहा हूं तो सबसे पहले जो एनर्जी होगी वो 1s, उसके बाद क्योंकि आपके पास सेकंड सेल है, सेकंड सेल में क्या होता है 2s और 2p होता है, तो इन दोनों की एनर्जी क्या मिलेगी, सेम। यानी सेकंड सेल के अंदर, सेकंड सेल में S होता है, P होता है, D नहीं होता। यहाँ ये बात भी आपको समझनी चाहिए कि D क्यों नहीं होता। देखिए भाई, मान लीजिए मैंने आपसे पूछा या क्वेश्चन आ जाए पेपर में, वाई 2D नॉट एग्जिस्ट, यानी 2D क्यों नहीं होता। बेसिकली 2D का मतलब क्या है, ये n की वैल्यू होती है, n इज इक्वल टू 2, और ये क्या होता है L की वैल्यू, तो L इज इक्वल टू 2। मैंने आपको बताया था
याद कीजिए दोबारा से, n की वैल्यू 4 अगर होती है तो 0 1 2 3 होता है, इसका मतलब S P D F होता है। यानी बेसिकली L की वैल्यू अगर D है तो L की वैल्यू क्या रहेगी, 2 रहेगी। यहाँ से ये वाला देखिए, तो यहाँ पे D की वैल्यू क्या रही, D के लिए L की वैल्यू क्या रही, 2। इसका मतलब ये है कि N की वैल्यू भी 2 और L की वैल्यू भी 2, ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आपको तो पता है कि L की वैल्यू होती है वो 0 to n-1 होती है, और यहाँ पे N की वैल्यू क्या है मेरे पास 2, तो इसका मतलब यहाँ पे 0 to 2 - 1 1, इसका मतलब L की वैल्यू जो रहेगी वो 0 और 1 होगी। बहुत ही सिंपल सी बात है। N की वैल्यू अगर 2 है आपके पास, सोचें N की वैल्यू क्या है 2, और मैंने आपको कहा कि L की वैल्यू लिखो, तो यू विल राइट 0 1, 2 नहीं आएगा यहाँ पे, इसका मतलब ये S हो गया, ये P हो गया, इसका मतलब 2S हो सकता है, 2P हो सकता है, 2D नहीं हो सकता। इसी तरह से N की वैल्यू अगर 3 है तो L की वैल्यू क्या होगी, 0 1 2, ये S, ये P, ये D। 3S हो सकता है, 3P हो सकता है, 3D हो सकता है, लेकिन 3F कभी भी नहीं होगा। तो इसकी एनर्जी क्या रहेगी, सेम रहेगी। एक इलेक्ट्रॉन की मैं बात कर रहा हूँ, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन की। अगर हाइड्रोजन, मान लीजिए हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन होता है, वो फर्स्ट सेल में है तो एनर्जी कम, अगर वही इलेक्ट्रॉन सेकंड सेल में चला गया तो उसकी एनर्जी क्या है, ज़्यादा। लेकिन ये मैटर नहीं करता कि सेकंड सेल के S में है या P में है, इससे कोई मतलब नहीं है। S में है तो भी उतनी एनर्जी रहेगी, P में है तो भी उतनी एनर्जी रहेगी। सिर्फ किस पे डिपेंड करता है, क्वांटम नंबर पे डिपेंड करता है। इसी तरह से अगर थर्ड सेल में चला गया तो 3S में हो, चाहे 3P में हो, चाहे 3D में हो, सभी में क्या रहेगी, सेम एनर्जी रहेगी। इसी तरह से 4S हो, 4P हो, 4D हो या 4F हो, किसी में भी हो, सभी की क्या रहेगी, एनर्जी सेम रहेगी। ये एक इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा हूँ मैं, दिस इज़ 1 इलेक्ट्रॉन, दिस इज़ फॉर 1 इलेक्ट्रॉन। लेकिन जो बेसिक फंडा है ना, वो है मल्टी इलेक्ट्रॉन के लिए, कि ऑर्बिटल्स को उनके इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी के हिसाब से रखते हैं। मल्टी इलेक्ट्रॉन का मतलब ये है कि ऐसे एटम जिनके पास एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये मैंने अभी बताया आपको सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन रखने वाले एटम के लिए, और एक इलेक्ट्रॉन कौन रखता है, हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन के लिए तो ये वाला अभी मैंने बताया वो था। लेकिन अगर मल्टी इलेक्ट्रॉन आ जाए तो उसके लिए हम क्या लिखते हैं, उसके लिए हम लिखते हैं 1s 2s 3s 4s 5s और 6s, इसी तरह से और 7s कर लो। यहाँ पे 2p 3p 4p 5p 6p 7p 3d 4d 5d 6d। उसके बाद यहाँ पे 4f और 5f, जैसे ये लिख दिया मैंने। तो यहाँ पे इसको ऐसे करो, यहाँ काट दिया, तो सबसे कम एनर्जी किसकी है, 1s की। फिर किसकी है, 2s की। फिर किसकी है, हम ऐसे चले 2p 3s 2p 3s। इसी प्रकार से आगे चले 3p 4s, फिर 3d 4p 5s, फिर उसके बाद मैंने इसको कट किया 4d 5p 6s। उसके बाद फिर इन सब की 4f की 5d 6p 7s, फिर 5f 6d 7p। हम इसको डायरेक्ट भी याद कर सकते हैं, 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p 5s 4d 5p 6s 4f 5d 6p और 7s 5f 6d 7p। इसको हम डायरेक्ट भी याद कर सकते हैं। ये करोगे आप तो इट विल बी टाइम कंज्यूमिंग, लेकिन अगर इसको हम डायरेक्ट याद करते हैं तो इससे आपका टाइम सेव हो जाता है और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने में काफ़ी मदद मिलती है। तो इस सीरीज़ को हम कैसे याद करेंगे वो मैं आपको अभी बता देता हूँ, 2 मिनट बाद बताऊँगा। फिलहाल मैं इसको यहाँ से हटा सकता हूँ। इसको ये समझ में आ गया होगा, पहले 1s, फिर उसके बाद 2s, फिर ये फिर ये फिर ये फिर ये, ऐसे ऐसे कट करते जाओ और आप लिखते जाएंगे। इसको हम डायरेक्ट कैसे याद करेंगे वो एक बार देख लीजिएगा। बहुत ही सिंपल सी बात है, आप 1s याद कर सकते हो कि 1s होता है। उसके बाद मैंने क्या लिखा, 1 के बाद क्या आएगा 2। अब 2 में 2 सेल होती हैं, 2s और 2p, ये भी इतना कर सकते हो आप। यानी यहाँ पे ना पेयर चलेंगे, यानी पहले ये तो अकेला है, ये 2 का जोड़ा है, जैसे ये 2 आ गई, इसका फिर पेयर आएगा, फिर 3 का पेयर चलेगा, फिर 4 का पेयर चलेगा, फिर 5 का पेयर चलेगा। देखिए कैसे चलेगा, पहले 1s 2s 2p, नेक्स्ट पेयर जब भी बनाएंगे तो एक एक जुड़ जाएगा इसमें। जैसे 2 में मैंने जोड़ा 3s
और इसमें 2 में जोड़ा 3p, ये मेरा नेक्स्ट हो गया है, यानी 2 2 का पेयर बन गया ये। अभी कितने का पेयर चलेगा? 3 3 का पेयर चलेगा। एक यहाँ जो पहला फर्स्ट पेयर आएगा वो बनाना आ जाए तो फिर तो नेक्स्ट में एक एक जोड़ना होता है। चलो नेक्स्ट पेयर बनाते हैं। 3 में एक जोड़ा मैंने 4 4s, जो नया आएगा, क्योंकि देखो यहाँ 2 है, अगर एक एक मैंने जोड़ा इसमें एक जोड़ा 4s, इसमें एक जोड़ा 4p, क्योंकि मुझे कितने का पेयर बनाना है? 3 का पेयर बनाना है। तो यहाँ पे कोई एक नई चीज़ आएगी, s आ चुका, p आ चुका, तो क्या आएगा बोलो? d आएगा यहाँ पे। यहाँ क्या आएगा? 4 आ चुका, जितना भी जो सबसे कम नंबर है उससे एक कम आएगा, यानी 3d। 4 से एक कम क्या आएगा? 3d। ये मेरा नया पेयर बन गया, मतलब नेक्स्ट 3 का एक हो गया। अभी इसका पेयर बनाएंगे तो क्या करेंगे? एक एक जोड़ देंगे। क्या होगा? 4 में s जोड़ा, एक जोड़ा 5s, इसमें एक जोड़ा 4d, इसमें एक जोड़ा 5p। 3 3 का पेयर मेरा कंप्लीट हो गया। अभी मुझे क्या करना है? 4 4 का पेयर बनाना है। तो 4 4 का पेयर हम कैसे बनाएंगे? देखो 3 तो मेरे पास ये है, इसमें एक एक जोड़ के ले लूँगा। 4th कैसे बनेगा वो आपको देखना है। जैसे 5 में मैंने जोड़ा 6s, 4 में मैंने जोड़ा 5d, इसमें एक जोड़ा 6p, और जो नया आएगा ना 4th, क्योंकि देखो 3 के बाद ये 3 तो ये आ गई हमारे पास, यहाँ आएगा सेकंड नंबर पे क्या आएगा? s आ लिया, p आ चुका, d आ चुका, f आएगा, और यहाँ इनमें सबसे कम नंबर है ना, उससे एक कम, यहाँ सबसे कम 5 है तो इससे कम क्या आएगा? 4f। फिर उसके बाद एक एक और जोड़ देंगे इसमें, यहाँ इसमें जोड़ेंगे तो 7s, 5f, 6d, 7p। तो इस प्रकार से आप याद कर सकते हो। और दिस इज़ द वे टू राइट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। एक चीज़ और बताता हूँ मैं आपको, यहाँ पे एनर्जी को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, यानी इसकी एनर्जी कम है, इसकी ज़्यादा है, इसकी ज़्यादा है, इसकी ज़्यादा है, इसको हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो उसके लिए मेरे पास एक फार्मूला होता है जिसको हम बोलते हैं n+l रूल। n+l रूल, यानी n+l रूल क्या है? n+l की वैल्यू जिसकी ज़्यादा है उसकी एनर्जी ज़्यादा होगी, जिसकी n+l वैल्यू कम है उसकी कम होगी। फिर देखिए n+l की वैल्यू का जोड़, nl की वैल्यू का जोड़ अगर कम है तो कम एनर्जी, ज़्यादा है तो ज़्यादा एनर्जी, यानी एग्जैक्ट नहीं निकाल सकते, इट्स कंपेरेबल रूल। हम कंपेयर कर सकते हैं, 2 ऑर्बिटल्स हैं, 3 ऑर्बिटल्स हैं, 5 ऑर्बिटल्स हैं, उनकी एनर्जी को कंपेयर कर सकते हैं, बता सकते हैं कि किसकी कम है किसकी ज़्यादा है। एक चीज़। दूसरी चीज़ ये है, अगर इन केस n और l की वैल्यू सेम आ जाती है, if you got n+l value same, then the orbital which is having less value of n will have less energy। ज़्यादा वाला ज़्यादा एनर्जी रखेगा। आई रिपीट, n+l वैल्यू जिसकी ज़्यादा है ज़्यादा एनर्जी, कम है कम एनर्जी। अगर दोनों की वैल्यू सेम आ जाती है, n+l का जोड़ इक्वल आ जाता है, उस केस में हम n की वैल्यू चेक करेंगे। n की कम है तो कम एनर्जी, ज़्यादा है तो ज़्यादा। लेट्स इलाबोरेट एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए मेरे पास कुछ ऑर्बिटल्स हैं, यहाँ पे ऑर्बिटल्स मैंने यहीं से उठा लिया, सपोज मैंने उठा लिया ये वाली, ये 4 ऑर्बिटल उठा लिए मैंने, ले लिया 4s, 3d, 4p एंड 5s। यहाँ पे n की वैल्यू लिखता हूँ मैं, l की वैल्यू लिखता हूँ, फिर मैं जोड़ करता हूँ। देखो n की वैल्यू क्या होती है जो आगे लिखी हुई है, 4, 3, 4, 5। ये मैंने आपको बताया था, ये s हो तो l की वैल्यू 0 होती है, d हो तो 2 होती है, p हो तो 1 होती है, s के लिए फिर अगेन 0। इनका जोड़ करेंगे तो 4 + 0 4, 3 + 2 5, 5 5। वाओ, 3 ऑर्बिटल्स है इक्वल n+l वैल्यू। यानी मैंने आपको बताया कि n+l वैल्यू का जोड़ इसके लिए सबसे कम है, तो सबसे कम एनर्जी किसकी आएगी? 4s की सबसे कम। फिर किसकी आएगी? क्योंकि तीनों सेम है तो उस केस में हम किस वैल्यू को देखते हैं? हम इन वैल्यूज़ को देखते हैं। अगर n+l की वैल्यू का जोड़ n+l की वैल्यू इक्वल आ जाती है, वी शैल चेक वैल्यू ऑफ n, 3, 4, 5, तो इसकी एनर्जी कम, फिर ज़्यादा, फिर ज़्यादा, तो इसको लिखेंगे फिर 3d, फिर 4p और फिर 5s। देखो इसी ऑर्डर में यहाँ पे लिखी हुई है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो दिस इज़ n+l रूल। तो अबाउ प्रिंसिपल एंड n+l रूल, और इसी के बेस पे हम कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। तो कॉन्फ़िगरेशन जैसे मान लीजिए मेरे पास सोडियम है, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है, इसका मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन्स 11 हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखेंगे? जैसे मान लीजिए यहीं से लिख देता हूँ मैं 2 2 2, p में 6 होता है, ध्यान देना, s क्या होता है? 2 होता है, p 6 होता है, d 10 होता है, f 14 होता है। तो 2 + 2 + 6 कितना हो गया? 6, 2 8 और 2 10।
अब टोटल 11 करना है हमें, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1, और ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। सिर्फ इतना ही लिखना है आपको। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वैसे तो वाइड टॉपिक है, इसके लिए एक सेपरेट वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है, फिर भी हम इसको थोड़ा सा और डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।